Can you prove DNA replication is semi-conservative? Meselson and Stahl did, but how? Let's find out. First, we know what is DNA replication. DNA replication is nothing but it is a copying of DNA to form more DNA. That is called DNA replication. Copying of DNA to form more DNA. Next, why it is essential? It is essential for genetic continuity. Genetic continuity. Where does it take place? In interphase DNA replication takes place, but this interphase divided into three substages, G1, S and G2. So this is the S subphase. It is also called synthesis phase. Synthesis phase. So in this phase, the DNA replication takes place. Now, the first concept or first idea about DNA replication that is semi-conservative is given by Watson and Crick. First idea or hypothesis that DNA replication is semi-conservative is given by Watson and Crick. Most important point. So hypothesis को हिंदी में हम क्या कहते हैं? परिकल्पना. बट बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने मिलकर के कोई इसका एविडेंस नहीं दिया था. इस नो प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, नॉट गिवन एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. बाद में दो साइंटिस्टों ने मिलकर के वाटसन एंड क्रिक की जो परिकल्पना थी उसको एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रूफ किया और कहा कि जो वाटसन और क्रिक की जो परिकल्पना है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है वो सही है. लेकिन पूरे प्रोसेस को, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को समझने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है क्या, वो कैसे होता है, पहले इसको समझ लें, तो फिर बाद में मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे. तो सबसे पहले समझिए आप कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है क्या. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यह एक डीएनए मॉलिक्यूल है. ये डीएनए मॉलिक्यूल है. इस डीएनए को हम क्या कहते हैं? पेरेंटल डीएनए. पेरेंटल डीएनए. अब इस पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनेंगे, तभी तो रेप्लिकेशन होगा. एक से दो, दो से चार भी बन सकता है. लेकिन अभी हमें देखना है कि ये जो पेरेंटल डीएनए है किस तरीके से दो डॉटर डीएनए में कन्वर्ट होता है या बनाता है. तो होता क्या है इसमें कि जो पेरेंटल डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल है. और जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब ये दोनों पेरेंटल
डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। ये स्ट्रैंड अलग हो गया और एक दूसरा स्ट्रैंड भी ये अलग हो गया। तो ये जो स्ट्रैंड अलग हुआ, जो पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स में एक साथ था, उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट। तो यहां पर ये भी क्या हो गया? टेम्पलेट। अब देखिए, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है अपना कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाएगा। ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो जो पेरेंटल डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड थे वो टेम्पलेट कहलाते हैं, और जो नया स्ट्रैंड बना उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। देखिए, जो टेम्पलेट था वो पेरेंटल डीएनए, जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो क्या है? न्यू। और टेम्पलेट क्या है? ओल्ड। तो इस डीएनए यहां पर यह जो डीएनए का डुप्लेक्स है इसमें एक पुराना है और एक नया है। ठीक उसी तरीके से इस डॉटेड डीएनए को देखिए, इसमें भी जो टेम्पलेट है वो कैसा है? ओल्ड है, और जो ग्रीन कलर का जो स्टैंड दिख रहा है ये क्या है? न्यू। तो जब डीएनए रिप्लिकेट करता है तो जो डॉटेड डीएनए बनता है उसमें पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड रिटेन होता है, या हम कह सकते हैं कंजर्व होता है। तो पेरेंटल डीएनए में दो स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होता है। तो इस जो डॉटर डीएनए है इसमें से आधा स्ट्रैंड पेरेंट का रिटेन किया हुआ है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्व का मतलब होता है रिटेन करना। तो हाफ स्ट्रैंड जो है डॉटर डीएनए में रिटेन हो जाता है पेरेंटल डीएनए का। इसीलिए इस तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब ये ध्यान में रखिएगा कि एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड जहां भी बनेगा इसका मतलब सच टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। अब ये क्लियर हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं वाटसन एंड क्रिक के जो हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? एक्सपेरिमेंटली proved by Meselson एंड स्टॉल। इन दोनों ने मिलकर के इसके हाइपोथेसिस जो उन्होंने दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, उसको एक्सपेरिमेंट की कसौटी पर कसा, परखा, जांचा और तब कहा कि जो हाइपोथेसिस वाटसन एंड क्रिक ने दिया था वो सही है। हाइपोथेसिस तब तक सही नहीं मानी जाती जब तक कि उसे विज्ञान में एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ न किया जाए। तो उसके हाइपोथेसिस को इन दोनों ने मिलकर के प्रूफ किया। अब जो प्रूफ करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड था, जो वर्किंग मटेरियल था मेसेल्सन और स्टॉल का, वो वर्किंग मटेरियल क्या है? वर्किंग मटेरियल इन्होंने लिया इकोली। इकोली क्या है? इशरिशिया कोलाई कहते हैं, और ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। और ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये भी डुप्लेक्सी होता है, लेकिन शेप क्या होता है? लीनियर नहीं है, इसमें सर्कुलर होता है। तो जो वर्किंग मटेरियल था इन दोनों ने लिया था वो इकोली है। इसके अलावा उन्होंने दो कल्चर मीडियम का निर्माण किया था। अब दोनों कल्चर मीडियम क्या क्या थे? तो देखिए, कल्चर मीडियम
दो कल्चर मीडियम बनाया था उन्होंने। एक जो कल्चर मीडियम था वो N14 नाइट्रोजन कंटेनिंग, और दूसरा जो कल्चर मीडियम था N15। N14 कल्चर मीडियम के लिए उन्होंने जो सॉल्ट लिया था वो क्या था, N14 NH4Cl, इस सॉल्ट को उन्होंने लिया था। और N15 के लिए जो सॉल्ट लिया उसमें क्या था, N15 NH4Cl। तो दो कल्चर मीडियम का निर्माण किया उन्होंने, जिसको हम कहते हैं N14 और N15। ये N14 और N15 है क्या, ये दोनों नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। और कैसा आइसोटॉप्स है, स्टेबल आइसोटॉप्स। N14 and N15, these are the isotopes। किसके हैं, नाइट्रोजन के। कैसे आइसोटॉप्स हैं, स्टेबल। स्टेबल क्यों है, बिकॉज दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। ये नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, इसलिए क्या है, स्टेबल आइसोटॉप है। इन दोनों आइसोटॉप को अलग अलग करने के लिए किस चीज का सहारा लिया जाता है, डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर इन दोनों आइसोटॉप्स को हम अलग अलग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, विथ द हेल्प ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के द्वारा इन दोनों के बीच को हम, इन दोनों आइसोटॉप्स को हम अलग अलग करते हैं। तो ये कल्चर मीडियम में करते क्या थे, कल्चर मीडियम किस लिए लिया गया। देखिए, जो डीएनए का डुप्लेक्स है, तो उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ है, वह जो पॉलीपेप्टाइड है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। और इस न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर भी होते हैं, फॉस्फेट भी होता है और नाइट्रोजनस बेस भी होता है। और वह जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और वह जो नाइट्रोजन है नेचुरल कंडीशन में N14 टाइप नाइट्रोजन होता है। तो उस N14 टाइप नाइट्रोजन को N15 टाइप नाइट्रोजन से रिप्लेस किया गया है कल्चर मीडियम में। इसीलिए यहां पर दो कल्चर मीडियम बनाया गया, N14 और N15। इसके अलावा उन्होंने एक टेक्निक अप्लाई किया था, और उस टेक्निक का क्या नाम है, देखिए, नेम ऑफ द टेक्निक। उस टेक्निक को हम कहते हैं, जिस टेक्निक के द्वारा उन्होंने प्रूफ किया, उस टेक्निक का नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, अब सवाल यह है कि उन्होंने इसी टेक्निक को क्यों चुना, वाई ही सेलेक्टेड दिस वेरी टेक्निक, वाई ही सेलेक्टेड दिस टेक्निक। क्यों चुना, क्योंकि उन्होंने जो आइसोटॉप्स लिया था उस आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए डेंसिटी का सहारा, डेंसिटी के द्वारा ही उसे सेपरेट किया जा सकता था। तो कल्चर मीडियम में उन्होंने क्या किया कि जो डीएनए था उसको जब डाला तो वह जो डीएनए था, वह जो N14 जो नेचुरल डीएनए, इसको हम कहते हैं नेचुरल डीएनए, नेचुरल डीएनए का जो डुप्लेक्स होगा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें लिखेंगे N14 और N14 टाइप, ये नेचुरल डीएनए है। जब इसको हमने प्लेस किया N15 मीडियम में, तो N15 मीडियम में जब यह डीएनए गया तो इसके बाद एक दूसरे तरीके का डीएनए मिला। अब कैसे मिला उसको देखते हैं अभी। तो यह जो डीएनए मिला ये कैसा था, N15 वाला, N15। एक डीएनए ऐसा भी हो सकता है कि N14 एक स्टैंड ले लिया जाए
और एक स्टैंड ले लिया जाए N15 का, ये N14 और N15। तो कल्चर मीडियम में उन्होंने ये 3 तरीके के डीएनए को क्या किया, लेबल किया। एक डीएनए लेबल हो गया N14 से, एक N15 से, और एक डीएनए में एक स्टैंड जो था N14 था और एक स्टैंड क्या था, N15 था। तो जो जिसमें दोनों स्टैंड N14 वाले थे उसको उन्होंने क्या कहा, उनको कहा लाइट डीएनए, लाइट डीएनए इसको कहते हैं। और जिसमें दोनों था दोनों स्टैंड में 15-15, इसको कहते हैं हेवी डीएनए, हेवी डीएनए। और इस स्टैंड में देखिए इसमें एक लाइट है और एक हेवी है, तो ये क्या है, दोनों का हाइब्रिड है, इसलिए इसको कहते हैं हाइब्रिड डीएनए। अगर इन तीनों डीएनए को मिला दिया जाए एक साथ तो इसको अलग कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर इन तीनों डीएनए को अगर मिक्सचर को ले लिया जाए और सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो डेंसिटी के आधार पर हम इसे अलग कर पाएंगे। इसलिए जो टेक्निक उन्होंने लिया था उसका नाम क्या था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड वह सॉल्ट है जो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, और उस सेंट्रीफ्यूगेशन के दरमियान जो सोडियम क्लोराइड है एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करता है। और उस ट्यूब में अगर देखें आप, इस तरह से अगर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए, इसके अंदर सीजियम क्लोराइड डाला जाए तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर यह क्या होगा, डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और टॉप पर डेंसिटी कम हो, टॉप पर जो डेंसिटी होगा वो लेस डेंसर होगा और जो बॉटम रीजन पर होगा वो हाईली डेंसिटी वाला कंटेंट होगा। यहां पर इसकी डेंसिटी यहां पर बॉटम रीजन पर ज्यादा होगी और टॉप रीजन पर कम होगा। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम जो डेंसिटी है वो कैसा है, लीनियर डेंसिटी है, कंटिन्यूअस डेंसिटी है। लीनियर डेंसिटी, कंटिन्यूअस डेंसिटी का मतलब हुआ कि अगर हम डेंसिटी किसको कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, और जो उसकी इकाई है वो क्या है आपका, उसको कैसे, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसमें डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो देखिए कंटिन्यूअस ग्रेडियंट या लीनियर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस डेंसिटी ग्रेडियंट या कहें हम इसको लीनियर डेंसिटी ग्रेडियंट। यहां पर अगर 1 है तो यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आएंगे डेंसिटी बढ़ता जाएगा। यहां पर कितना है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 ग्राम, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 4। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या है, अगर इसमें 7 ही है तो ये सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला हो गया, ये लोएस्ट डेंसिटी का मॉलिक्यूल हो गया। ये वाला जो रीजन होगा लोएस्ट डेंसिटी का हो गया, ये वाला जो रीजन हो गया वो हाई डेंसिटी का होगा। इस तरह से कंटिन्यूअस डेंसिटी का फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगेशन में किया जाता है, और उसके लिए जो सॉल्ट लिया गया वो क्या हो गया, सीजियम क्लोराइड। तो देखिए वर्किंग मटेरियल इसेरिचिया कोलाई, इसके अलावा कल्चर मीडियम N14 और N15, और जो टेक्निक इस्तेमाल किया उस टेक्निक में जो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था वो सीजियम क्लोराइड लिया था, और एक सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड भी है। ये किस लिए लिया था, जो नेचुरल नाइट्रोजन है उसको रिप्लेस करने के लिए N14 से। कहने का मतलब कि क्रोमोसोम को लेबल करने के लिए। तो क्रोमोसोम को 2 तरीके से उन्होंने लेबल किया, एक जिसमें दोनों स्टैंड में ये टोटल ये जो डीएनए है इसमें सारे के सारे नाइट्रोजन जो है N15 वाले हैं, इसलिए इसको हेवी कहा। इसमें जो पूरे इस डुप्लेक्स में जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं वो सारे के सारे नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इसलिए इसको कहा गया लाइट डीएनए। और यहां पर देखिए इसमें एक स्टैंड में नॉर्मल नाइट्रोजन है और एक में क्या है, उसका हेवी वाला नाइट्रोजन से बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हाइब्रिड डीएनए। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। अब प्रोसीजर को देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, इसका प्रोसीजर
कैसे था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो नेचुरल डीएनए था, उस नेचुरल डीएनए को लेवल किया N14 में। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ई कोली है, उस ई कोलाई को, ये देखिए, ये जो ई कोली है, इस ई कोली का जो डीएनए है वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस जितने हैं सभी के सभी N14 टाइप नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, लाइट डीएनए। तो इस इरिसिया कोलाई में ये जो वर्किंग मटेरियल था उनका, जो ऑर्गेनिज्म उन्होंने लिया था, उसमें उसका जो डीएनए था वो कैसा था, लाइट डीएनए था। अब इस इरिसिया कोलाई को उन्होंने क्या किया, कल्चर मीडियम में डाला। कौन सा कल्चर मीडियम है, ये कल्चर मीडियम है आपका N15 कल्चर मीडियम। इरिसिया कोलाई को N15 कल्चर मीडियम में डाल दिया। डालने के बाद आफ्टर सेवरल जनरेशन, 15, 16, 17, 18 जनरेशन के बाद इसमें से उन्होंने क्या किया कि जो N14 मीडियम में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उसका उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। एक कल्चर मीडियम ये है और एक दूसरा कल्चर मीडियम ये है। अब ये जो दोनों कल्चर मीडियम हैं ये कैसे हैं, N14 और N14 कल्चर मीडियम। फिर से देखिए एक बार, इकोली जो नेचुरल बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए होता है वो लाइट डीएनए है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो N14 टाइप पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लाइट डीएनए। इसको लेकर के उन्होंने N15 कल्चर मीडियम में डाल दिया टू रिप्लेस ऑल द N14 नाइट्रोजनस बेस बाई N15 नाइट्रोजनस बेस, इससे ये रिप्लेस हो जाए। तो आफ्टर सेवरल जनरेशन जो बैक्टीरिया उन्होंने बाहर निकाला, उस बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए होगा वो कैसा होगा, जो डीएनए डुप्लेक्स था उसका वो कैसा था, उसके अंदर सारे के सारे N14 को रिप्लेस कर दिया गया N15 के द्वारा। इसी को प्रोसेस को हम कहते हैं लेबलिंग। N14 था, इसको N15 कल्चर मीडियम में डाला, तो जो डीएनए था वह, जो लाइट डीएनए था वो किस चीज में बदल गया, हेवी डीएनए में। हेवी डीएनए, H स्टैंड फॉर हेवी, हेवी डीएनए में यह कन्वर्ट हो गया। तो ये लाइट डीएनए हो गया, ये हेवी डीएनए हो गया कल्चर मीडियम के बाद। अब इस कल्चर मीडियम से जो बैक्टीरिया बाहर निकाला उसमें से कुछ बैक्टीरिया को उन्होंने N14 में ट्रांसफर कर दिया और कुछ को उन्होंने इस कल्चर मीडियम, दोनों ही N14 है, कुछ को इसमें डाला और कुछ को इसमें डाला। अब देखिए, इसको कल्चर मीडियम में क्या करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है और बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो ग्रो कैसे करेगा, एक बैक्टीरिया जो है 20 मिनट में 2 डॉटर बैक्टीरियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना लगता है, 20 मिनट। तो जब ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डॉटर बैक्टीरियाई में कन्वर्ट होगा, तब उस हालत में क्या होगा कि ये क्या है, आपका मदर बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या है, डॉटर है। तो इस मदर बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था वह भी रिप्लिकेट किया, तो एक यहां चला गया और एक यहां चला गया, तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। तो 20 मिनट में 2 सेल बनाता है, तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट जनरेशन। या इसी को फिर हम सेकंड जनरेशन के लिए अगर प्रोसीड करें, हम सेकंड जनरेशन के लिए, तो अगर 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट में ये कितना सेल बनाएगा, देखिए 40 मिनट में 4 सेल बनाएगा, और चारों में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा इसका।
तो 40 मिनट के बाद 4 सेल बनेगा, 20 मिनट के बाद 2 सेल बना। तो इन्होंने ऐसा ही किया कि लेबलिंग करने के बाद उस N15 कल्चर मीडियम से बैक्टीरिया को निकाला और N14 दोनों कल्चर मीडियम में डाला। अब इसके बाद ये 20 मिनट के बाद ये जो पहला कल्चर मीडियम यहां पर दिख रहा है, इसको 20 मिनट के बाद यहां से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और बाहर निकाला। निकालने के बाद उसके डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेटेड एंड सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया 20 मिनट बाद। और इससे भी क्या किया गया, इसमें से 40 मिनट बाद बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, उस बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और फिर आइसोलेटेड डीएनए फर्स्ट क्या होगा, आइसोलेटेड एंड देन सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तो अब देखिए कितने तरीके का डीएनए हमको दिख रहा है। सैंपल, 4 सैंपल आपके पास है। दिस इज द फर्स्ट सैंपल, इसको मान लीजिए सेकंड सैंपल, ये हो गया आपका थर्ड सैंपल जो 20 मिनट बाद, और ये है आपका फोर्थ सैंपल जो कि 40 मिनट बाद। तो ये 4 सैंपल हैं बैक्टीरियल डीएनए। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ सैंपल। अब करते क्या है, इन दोनों डीएनए जो आइसोलेट किया सेंट्रीफ्यूज कर रहा है, इसका भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इस डीएनए का भी हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और इस डीएनए का भी हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अब हम थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताते हैं। देखिए जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वह कैसे होता है, एक्चुअल में क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है, एक बायोलॉजिकल सेपरेशन टेक्निक है। और इस सेपरेशन टेक्निक में हम किसी भी मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इट इज ए बायोलॉजिकल टेक्निक इन विच वी कैन सेपरेट द मॉलिक्यूल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जिसमें ये टेस्ट ट्यूब लगे हुए हैं, इस तरीके से लगा रहता है। लेकिन जब यह रोटेट करता है तब उस हालत में ये जो इस तरीके से लटका हुआ है ये टेस्ट ट्यूब, ये इसको ट्यूब समझिए, ये जो ट्यूब है सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ये ट्यूब जब ये रोटेट करेगा तो उस हालत में क्या होगा, ये जो ट्यूब्स हो गए उसका जो पोजीशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, दोनों ऐसे इस पोजीशन पर ये दोनों आ जाएंगे ऐसे, और ये रोटेट कर रहा है। तो देखिए जब सर्कुलर मोशन में कोई चीज रोटेट करता है तो एक आउटवर्ड फोर्स जनरेट करता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, इधर से इधर की तरफ एक आउटवर्ड फोर्स जनरेट करेगा। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन ए रोटेटिंग बॉडी या ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। अब इसमें इसको मान लिया ए और इसको मान लेते हैं बी ट्यूब। अब हम करते क्या है, इन दोनों डीएनए को हम लेते हैं, मान लिया कि बी में हमने डाला है, सॉरी इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये ए है और ये बी है। तो जो ए सैंपल है दैट इज द नंबर 1 सैंपल ए है, इसको हमने इस डीएनए को इसमें डाला। तो इसमें सबसे पहले क्या मिलाया, हम सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर हमने ए वाले को डाल दिया, लाइट डीएनए को डाला, और इसके अंदर हमने क्या डाला, बी का सैंपल डाला, और वह जो बी का जो सैंपल था वो कैसा था, हेवी डीएनए को डाला। ये बी हेवी डीएनए है। अब इसको जब रोटेट किया गया, रोटेशन क्या होता है, पर मिनट फिक्स किया जाता है, पर मिनट
40,000 टाइम्स, एक मिनट में 40,000 बार घूमेगा या 50,000 घूमेगा। तो इस तरीके से इसके रोटेशन को फिक्स करते हैं 40,000 टू 50,000 के बीच में, या 40,000 से 50,000 पर मिनट रोटेशन फिक्स होगा। और 48 घंटे से 72 घंटे के लिए जब रोटेट करेंगे तब क्या होगा कि एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा, और उस कंटिन्यूअस ग्रेडियंट में डेंसिटी के हिसाब से जो दोनों डीएनए है, इसमें कैसा डीएनए लिखा गया, लाइट डीएनए, और इसमें कैसा है, हेवी डीएनए। तो देखिए कैसे होगा। अब 72 घंटे के बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को निकालते हैं। निकालने के बाद हम करते क्या है, इस टेस्ट ट्यूब को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर एग्जामिन करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे इसके अंदर तो डीएनए की विजिबिलिटी जो है बहुत पुअर विजिबिलिटी होती है, लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में इसको ऑब्जर्व करेंगे वैसे ही हमें बैंड दिखेगा, डीएनए वहां पर दिखने लगेगा बैंड के फॉर्म में। तो कौन सा हमने इस्तेमाल किया फॉर एग्जामिन के लिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 260 नैनोमीटर वेवलेंथ का होता है, और जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसी वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और जब एब्जॉर्ब करता है तो वहां पर जो है वो दिखता है, और वो किस फॉर्म में दिखेगा, बैंड के फॉर्म में दिखेगा। तो अब जो N14 का जो लाइट डीएनए है, हमने बताया था जो कंटिन्यूअस डेंसिटी ग्रेडियंट बनता है उसके टॉप वाले रीजन पर लाइटर होता है और बॉटम वाले रीजन पर हेवी होता है। तो टॉप वाले रीजन पर एक बैंड यहां मिला। फिर इस टेस्ट ट्यूब को लेकर के जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर एग्जामिन करेंगे तो इसका जो बैंड मिलेगा वो कहां मिलेगा, बॉटम वाले रीजन पर मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर ये जो बैंड था ये हेवी डीएनए का बैंड था, और ये जो बैंड था ये लाइट डीएनए का बैंड था। तो समझ में आ गया, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, जिसके वजह से जो बैंड का फॉर्मेशन हुआ कंटिन्यूअस डेंसिटी ग्रेडियंट में, जो लाइटर होगा उसका बैंड अपर टॉप वाले रीजन पर बना, और जो हेवियर होगा उसका जो बैंड होगा वो बॉटम वाले रीजन पर बनेगा। कंटिन्यूअस डेंसिटी ग्रेडियंट, इसीलिए जो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, डेंसिटी के आधार पर डीएनए मॉलिक्यूल को अलग अलग करना। अगर सपोज हम अलग अलग ना करके दोनों को मिला करके डाल देते, ए और बी दोनों को मिक्स करते, दोनों डीएनए को डाल देते एक साथ मिला करके, तो आसानी से सेपरेट हो जाते। जो लाइटर वाला डीएनए होता उसका बैंड यहां बनता, और जो हेवियर डीएनए था वो बॉटम होता, दोनों डीएनए सेपरेट हो गया। आया समझ में? तो इस तरीके से डेंसिटी के आधार पर जो है डीएनए को सेपरेट किया गया, अलग अलग किया गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया क्या है, आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। तो इस टेस्ट ट्यूब में कहां से टॉप ये हो गया, ये बॉटम होगा, तो टॉप से बॉटम की तरफ ये फोर्स लगेगा। अब ये बैंड बनता कैसे है इसको समझिए। जहां पर बैंड बना है इसका मतलब है कि वहां पर डीएनए मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो गया, उसका मोबिलाइजेशन खत्म हो गया, यानी वो स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो देखिए, कंटिन्यूअस ग्रेडियंट के लिए दो फोर्स काम करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है काउंटरवेलिंग फोर्स। काउंटरवेलिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटरवेलिंग फोर्स। काउंटरवेलिंग फोर्स को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये दोनों फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये टॉप से बॉटम, और काउंटरवेलिंग फोर्स जो डिफ्यूजन है बॉटम से टॉप की तरफ लगता है, तब ये कंटिन्यूअस ग्रेडियंट बनेगा। तो फॉर कंटिन्यूअस ग्रेडियंट के लिए ये दोनों फोर्स हो गए। इसके अलावा अब जब कंटिन्यूअस ग्रेडियंट बन गया तो उसमें देखिए यहां पर बैंड क्यों बना, ये लाइट डीएनए का बैंड क्यों बना, यानी यहां पर इस डीएनए जो है क्योंकि ये रोटेट करना था तो इसका मूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय के बाद यहां पर इसका मूवमेंट नहीं होता है, ये क्या होता है, स्थिर हो जाता है।
तो स्टैटिक कब होता है? जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम इक्वल टू दी बुआइंट फोर्स। बुआइंट फोर्स जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तब उस हालत में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेशनरी हो जाता है और वो बैंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये है आपका, यह जो टेक्निक है। तो हमने दोनों डीएनए को अलग अलग जब सेंट्रीफ्यूज किया तो उसका बैंड कहां मिला। अब यहां पर टेस्ट ट्यूब का निर्माण करते हैं। देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब बना और इसका जो बैंड था ये कहां, ये कैसा डीएनए है? लाइट डीएनए है। लाइट डीएनए का बैंड कहां बना? ये टॉप वाले रीजन पर बना। और इस डीएनए का बैंड कहां बना? इस डीएनए का जो जो हैवी डीएनए है इसका बैंड कहां मिला? हमें बॉटम वाले रीजन पर मिला। क्यों मिला? ये सारा चीज आपको समझ में, ये हेवी है तो नीचे हो गया, ये हो गया लाइट डीएनए। तो लाइट डीएनए का बैंड टॉप पर और जो हेवी डीएनए था उसका जो बैंड बना वो बॉटम वाले रीजन पर बना। अब हम बात करते हैं इन दोनों में क्या हुआ होगा। अब देखिए इसको समझने के लिए, यह है 20 मिनट में पहला जनरेशन और 40 मिनट में दूसरा जनरेशन हो रहा है। अब इसको समझिए आप। अब जो डीएनए फर्स्ट जनरेशन के बाद जो डीएनए आइसोलेट किया गया है 20 मिनट के बाद, जो थर्ड सैंपल है उसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो कहां पर बैंड बनेगा, ये आप बताएंगे कहां पर बनेगा। पहले मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे तो सब पहले समझिए ये कि यहां पर N14 कल्चर मीडियम में कैसे बैक्टीरिया को डाला था। C15 कल्चर मीडियम से निकालने के बाद उस बैक्टीरिया को डाला था। तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था वो कैसा था? हेवी डीएनए था। तो हेवी के लिए हम रेड इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। तो ये है आपका हेवी डीएनए और इस हेवी डीएनए का बैंड आपको यहां पर मिल गया है। अब जब रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ये जो दोनों मदर डुप्लेक्स ऑफ डीएनए जो है, ये क्या होगा, अपने दोनों स्ट्रैंड को ओपन करेंगे। तो ये जो स्टैंड हो गया मदर स्टैंड, ये किस तरीके से काम करेगा? ये टेम्पलेट हो गया, इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी टेम्पलेट है और ये भी टेम्पलेट है। ये पेरेंटल स्टैंड है तो ये कैसा है? ओल्ड, या इसको ओल्ड कहते हैं, अभी तो नया नहीं बना, पेरेंटल स्टैंड ही है। अब क्या होगा, इसको किस कल्चर मीडियम में हमने ग्रो किया है? N14 में। तो जो नया कंप्लीमेंट्री स्टैंड जो इसका बनेगा, जो कंप्लीमेंट्री स्टैंड इसका बनेगा, उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा? N15 टाइप, N14 टाइप होगा। और जो ओल्ड है उसमें जो नाइट्रोजन होगा वह कैसा है? N15 टाइप। ये हो गया N15 टाइप। तो अब देखिए N15 एंड N14 आप याद कीजिए, मैंने बताया था 3 तरीके का डीएनए होता है। लाइट डीएनए, हेवी डीएनए, दूसरा दिखा, एक तीसरा डीएनए भी आपको अब मिल गया। इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड डीएनए। लाइट डीएनए, हेवी डीएनए और ये बन गया जो ये है आपका हाइब्रिड डीएनए। ये बन गया हाइब्रिड डीएनए। तो हाइब्रिड डीएनए में एक जो है पुराना स्टैंड है जिसको टेम्पलेट कहते हैं, और जो न्यू स्टैंड बना है वो क्या है? कंप्लीमेंट्री स्टैंड। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये कंप्लीमेंट्री है। तो एक नया है और एक पुराना है। तो यह जो डीएनए है ये कैसा है? हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए। और इस डीएनए का की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगा? अगर मान लिया जाए कि जो लाइट डीएनए है उसकी डेंसिटी x है और जो हेवी डीएनए है उसकी डेंसिटी y है, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो जो औसत होगा, औसत का मतलब होगा इंटरमीडिएट। तो ये जो हाइब्रिड डीएनए बना है ये कैसा होगा? इंटरमीडिएट डेंसिटी का होगा। इंटरमीडिएट डेंसिटी का मतलब हो गया कि ना तो ये टॉप पर होगा, लाइटर वाले का टॉप पर बना है, और जो हेवियर था उसका बॉटम बना। इंटरमीडिएट का मतलब होगा इन दोनों के बीच में कहीं पर
बैंड बनना चाहिए। अब इस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन अगर किया गया तो इसका जो बैंड बना वो कहां बना, अब देखिए कहां पर बनेगा ये आप खुद बताएंगे कहां पर बनेगा। हमने बताया कि इन दोनों का औसत होगा। तो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हेवी डीएनए का रेफरेंस लाइन यहां पर है और जो लाइट डीएनए है उसका रेफरेंस लाइन यहां पर है, यह है। तो यहां पर अगर बनेगा तो लाइट वाला बनेगा, यहां पर भी बनेगा तो हेवी वाला बनेगा। लेकिन यह कैसा है, हाइब्रिड है, तो यह कहां बनेगा, दोनों के बीच में यहां पर यह बनेगा, क्योंकि यह इंटरमीडिएट डेंसिटी का है। तो बैंड तो ट्रेस हो गया, बैंड बनेगा कहां, दोनों के बीच में बनेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी औसत है दोनों का। अब देखिए ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है या नहीं है। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में होता क्या है, एक ओल्ड स्टैंड जो टेम्पलेट होता है और एक नया स्टैंड जो कंप्लीमेंट्री स्टैंड है। तो टेम्पलेट और कंप्लीमेंट्री, टेम्पलेट इज ओल्ड, कंप्लीमेंट्री इज न्यू। इसमें देखिए टेम्पलेट इज ओल्ड, कंप्लीमेंट्री इज न्यू। तो ओल्ड और न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन हो रहा है डॉटर डीएनए में। इस तरीके से यह जो रिप्लिकेशन है डीएनए का, जो फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए डुप्लेक्स मिला वो कैसा था, किस तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद प्राप्त हुआ है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन अभी यह कंफर्मेशन नहीं है। अब सेकंड जनरेशन की बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन आपने देख लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में मैंने बताया था कि एक टेम्पलेट जो होता है ओल्ड स्टैंड है और जो कंप्लीमेंट्री होता है वो नया स्टैंड बनता है। तो N14 क्यों होगा, कल्चर मीडियम N14 का है, तो नए वाले में N14 नाइट्रोजन बेस होंगे और जो ओल्ड था, जो हेवी था, उसमें तो N15 है ही। तो इस तरीके से ये सेमी कंजर्वेटिव मोड के कारण रिप्लिकेशन हुआ और दो हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। अब हम बात करते हैं, इसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। 40 मिनट के बाद जब दूसरा जनरेशन इसका होगा तो उस हालत में एक से तो दो बना है, फिर दो से क्या बनेगा, चार बनेगा। अब देखिए ये होगा क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्या कि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो अब देखिए सेकंड जनरेशन के लिए ये दोनों पेरेंट मॉलिक्यूल है, पेरेंटल डीएनए है। तो अब देखिए जब ये दोनों डीएनए स्टैंड अलग होगा, रेड वाला ये शुरू से चला आ रहा है, तो ये क्या है, ये इस दोनों स्टैंड को अलग कीजिए पहले, एक रेड है और दूसरा ये ग्रीन है, ठीक है। तो ये कैसा स्टैंड था, N15, और ये कैसा है, N14। इसको रेड से लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, इसको हम लिखते हैं रेड से N15। अब देखिए अब ये अपने ही जैसा कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगा। तो ये जो N14 है ये क्या है, ओल्ड है। अब ये अपना कंप्लीमेंट्री स्टैंड को बनाना है इसको, तो ये कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगा, तो इसको ग्रीन से बना रहे हैं, ये इसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड है। इस कंप्लीमेंट्री स्टैंड में जो नाइट्रोजनस बेस होंगे न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजनस बेस जो होगा उसके अंदर जो नाइट्रोजन होंगे वह कैसा होगा, N14 टाइप होगा, क्योंकि कल्चर मीडियम कैसा है, ये जो कल्चर मीडियम है वह N14 है। तो इसमें सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस N14 टाइप है। तो यहां पर क्या बन गया, N14। तो कंप्लीमेंट्री स्टैंड न्यू स्टैंड है और जो ओल्ड स्टैंड है वो कैसा है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। तो एक नया और एक पुराना, मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सिमिलरली यहां पर देखिए ये जो N14 है ये कैसा है, ये ओल्ड स्टैंड है। अब जब ये ओल्ड स्टैंड है और कल्चर मीडियम भी कैसा है, N14 वाला है, तो इसका भी जो ये ओल्ड स्टैंड ऐसा ओल्ड स्टैंड है जिसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वह उसका जो नाइट्रोजन है N14 टाइप है और कल्चर मीडियम भी N14 है। तो ये जब नया स्टैंड बनाएगा तो उस नए स्टैंड में जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो क्या होंगे, N14 टाइप के होंगे। तो ये बन गया न्यू और ओल्ड स्टैंड दोनों इसमें है। इसका मतलब कि यह भी जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव। सिमिलरली इस डुप्लेक्स में भी अगर रेप्लिकेशन होगा तो ठीक उसी तरीके से बनेगा
N14 N14 और इसके अंदर बनेगा N15 एंड N14। तो देखिए ये कैसा हो गया हाइब्रिड, ये भी कैसा हो गया हाइब्रिड, और ये दोनों कैसा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल का मतलब हो गया ये लाइट डीएनए हो गया, और ये हाइब्रिड हो गया, इसका मतलब कि ये कैसा है हाइब्रिड हाइब्रिड, यहां भी हाइब्रिड हाइब्रिड। तो ये कैसा था हाइब्रिड डीएनए था इंटरमीडिएट। अब ये चारों डीएनए को लेकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। किया तो 40 मिनट्स के बाद जब सेकंड जनरेशन में 4 डुप्लेक्स बने होंगे और इसका जब डीएनए को आइसोलेट करके सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो अब देखिए इसका बैंड कहां बनेगा, ये अनुमान के लगाइए आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका बैंड कहां बनेगा। अगर आप समझ गए हैं तो आसानी से ये बता देंगे कि इसका बैंड कहां बनेगा। रेफरेंस भी आपको पता हो गया, फर्स्ट जनरेशन के बैंड्स भी पता हो गए। अब सेकंड जनरेशन में कहां पर यह बैंड बनेगा, देखिए जो सेकंड जनरेशन में बैंड बनेगा वो कहां बनेगा, ये हाइब्रिड है तो हाइब्रिड के सामने ही बनेगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी का हो गया तो ये बैंड यहां पर बनेगा। बैंड कब दिखता है ट्यूब के अंदर, जब उसकी एग्जामिन करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसका वेवलेंथ कितना होता है 260 नैनोमीटर, क्या है कि इसी वेवलेंथ को जो डीएनए है एब्जॉर्ब करता है। तो यहां बना, और ये दोनों कैसा है नॉर्मल डीएनए यानी लाइट डीएनए है, तो लाइट डीएनए का बैंड कहां बनेगा, अब देखिए आप आसानी से बता दीजिएगा, लाइट डीएनए का बैंड टॉप पर बनेगा, तो ये बन गया टॉप पर, ये टॉप बन गया। अब हम एग्जामिन करते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है या नहीं है। हाइब्रिड डीएनए का बनना ही बताता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। एक टेम्पलेट है और एक कंप्लीमेंट्री है, टेम्पलेट ओल्ड है और कंप्लीमेंट्री न्यू है। तो लाइट डीएनए में भी एक टेम्पलेट जो है ओल्ड है और एक जो टेम्पलेट है न्यू है, लेकिन दोनों के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है N14 N14 टाइप का, इसलिए तो यहां पर भी ओल्ड न्यू, इस लाइट डीएनए में भी ओल्ड न्यू का कॉम्बिनेशन है और इसमें तो ओल्ड न्यू है ही। इसका मतलब यह हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव। इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली यह प्रूफ किया गया मेसेल्सन एस्टॉल के द्वारा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब कुछ सवाल, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, इसको समझिए। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब विच डीएनए मॉलिक्यूल सेडिमेंट फास्टर, किस डीएनए जो है सेडिमेंट फास्ट तरीके से करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा या फिर डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, तो क्या होगा हेवी डीएनए सेडिमेंट्स फास्टर, ये तेजी से होगा। ऐसा क्यों होगा, फास्टर क्यों होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन बुआयंट फोर्स। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुआयंट फोर्स से ज्यादा होगा तो सेडिमेंट फास्टर होगा। बुआयंट फोर्स लिक्विड के द्वारा अपवर्ड फोर्स लगाया जाता है, उत्प्लावन का बल। तो जब एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो बुआयंट फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुआयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा तो बैंड बनेगा। एनीवे डीएनए हेवी डीएनए जो है सेडिमेंट फास्टर बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन बुआयंट फोर्स, इसलिए तो ये हेवी के लिए। लाइट में क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा और बुआयंट फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए टॉप वाले रीजन पर सेटल कर जाएगा। और बैंड का फॉर्मेशन कब होगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम्स इक्वल टू बुआयंट फोर्स, जब दोनों के बराबर होगा तो बैंड। तो यहां पर अगर कहा जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू बुआयंट फोर्स के, यहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम्स इक्वल टू दी बुआयंट फोर्स, तभी यह बैंड बना। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखिए, जो सेकंड जनरेशन में कितने डुप्लेक्स बने हैं, 4 डुप्लेक्स बने हैं। इस 4 डुप्लेक्स में
हाइब्रिड डुप्लेक्स का प्रपोर्शन इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल डुप्लेक्स कितना होगा। तो देखिए कितने हैं, हाइब्रिड डीएनए कितना है 2, नॉर्मल डीएनए कितना है 2, क्या हो गया प्रपोर्शन 1:1 का। अगर यही पूछा जाए कि आफ्टर 60 मिनट्स के बाद हाइब्रिड और नॉर्मल डीएनए का प्रोपोर्शन क्या होगा, तो 20 मिनट में 2 बनता है, 40 मिनट में 4 बनता है, 60 मिनट में कितना बनेगा, 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो ये 4 है, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये चारों सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो कितना बनाएगा 4 टू जा 8 मॉलिक्यूल। तो 8 जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें हाइब्रिड क्या रहेगा 2 ही रहेगा, 2/6, तो इसका जो रेशियो होगा 1:3। अगर 80 मिनट्स के बाद कहा जाए तब क्या होगा, 18 मिनट्स का मतलब हो गया 16, तो 2 इंटू 16 1:8। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हिच मॉलिक्यूल सेडिमेंट फास्टर एंड व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ हाइब्रिड एंड नॉर्मल डीएनए आफ्टर 80 मिनट्स। तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस मैसेल्सन एंड एस्टॉल ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, यह एक्सपेरिमेंट में ये सारे प्रोसेस किए और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो वाटसन एंड क्रिक की जो हाइपोथेसिस थी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, वह एग्जैक्टली सही है। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन जब भी होगा तो वह सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही होगा। एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ किया था इन दोनों से पहले, उनका नाम है टेलर। तो देखिए टेलर के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लें ताकि नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये टेलर, इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को किस लेवल पर, जो मैसेल्सन एंड एस्टॉल थे उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ किया था मॉलिक्यूलर लेवल पर, लेकिन टेलर ने उसे क्रोमोसोमल लेवल पर प्रूफ किया था, क्रोमोसोमल लेवल पर। और इस लेवल पर प्रूफ करने के लिए जो मटेरियल लिया था वो था वीसिया फावा। यह है वीसिया फावा, यह एक बीन प्लांट है। इसके रूट टिप सेल को उन्होंने पहले लेबल किया था रेडियो आइसोटॉप्स में। रेडियो आइसोटॉप्स क्या था, ट्राइटिएटेड थाइमिडीन या थाइमिडीन जो था एक रेडियो आइसोटॉप्स था। थाइमिन नाइट्रोजनस बेस होता है जो डीएनए में पाया जाता है, वो रेडियो आइसोटॉप है। ये नॉट रेडियो आइसोटॉप, इट इज हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स इसमें लिए गए थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। और इस आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए, इस आइसोटॉप को एग्जामिन करने के लिए जो टेक्निक उन्होंने लगाया था उसको कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। यह है ऑटो रेडियोग्राफी। इन्होंने, अब कंपैरिजन देख लीजिए, टेलर ने क्रोमोसोमल लेवल पर किया था जबकि मैसेल्सन एंड एस्टॉल ने मॉलिक्यूलर लेवल पर किया। पहला, दूसरा जो वर्किंग मटेरियल था वीसिया फावा, उसका वर्किंग मटेरियल था इसेरिचिया कोलाई। उन्होंने 2 आइसोटॉप्स लिए थे, N14 और N15 वाले, लेकिन इन्होंने जो लिया था वो रेडियो एक्टिव है, वो नॉन रेडियो एक्टिव था, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव में कौन सा, ट्राइटेटेड थाइमिडीन लिया था, रेडियो आइसोटॉप से। टेक्निक जो इस्तेमाल किया था वो था सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, और इन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल किया था वो था ऑटो रेडियोग्राफी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आइकॉन बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लोड करूं उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल से हमेशा बने रहें नए नए कॉन्सेप्ट की जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं
enzyme and their action, they taking part during the DNA replication. तो वो कौन कौन से इंजाइम है, उसका एक्शन क्या होगा और किस तरीके से वो काम करेंगे, तो उसी पर एक वीडियो में बनाने वाला हूं. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.